हम लोग बात करेंगे अलग अलग समय पर एलिमेंट्स की स्टडी करने के लिए बनाई गई पीरियोडिक टेबल्स की और क्या क्या कारण रहे कि वे रिजेक्ट हुई, क्या क्या उनकी कमियां थी। तो सबसे पहले जॉन वोल्फगैंग डोबर्नियर जो कि जर्मन केमिस्ट थे, उन्होंने 1817 में डोबर्नियस ट्राइड दिया। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जो कि लगभग सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते थे और उनको इस तरह से अरेंज किया कि हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट था और जो लास्ट का एलिमेंट था, मतलब फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट था, उनके एटॉमिक वेट की जो एवरेज आती है वो लगभग जो मिडिल में एलिमेंट प्रेजेंट है उसके एटॉमिक वेट के बराबर आती है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, लिथियम जो कि फर्स्ट ट्राइड का पहला एलिमेंट है और पोटेशियम जो कि इसका थर्ड एलिमेंट है, इन दोनों के एटॉमिक वेट जो कि 7 और 39 है, इनका एवरेज निकालेंगे तो आएगा 23 और यही आपका एटॉमिक वेट होता है सोडियम का। इसी तरह से आप आगे भी देख सकते हैं, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी में अगर आप देखें तो फास्फोरस और एंटीमनी इसके एटॉमिक वेट की एवरेज जब निकाली गई तो ये आई 76.5 जो कि लगभग आर्सेनिक के एटॉमिक वेट के बराबर है। इसे डोबर्नियस ट्राइड के नाम से जाना गया। इसकी कमी यह थी कि यह सिर्फ कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक ही एप्लीकेबल था, इसलिए इसे कुछ ज्यादा सपोर्ट मिला नहीं और इसे रिजेक्ट कर दिया गया और इसे रिप्लेस किया टेलरिक स्क्रू जो कि 1862 में अलेक्जेंडर एमिली के द्वारा दिया गया था, जो कि एक फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने, जैसे कि आप एक पेपर को देखिए और इसको सिलेंड्रिकली आप फोल्ड करें, ऐसा करके इस पेपर को वर्टिकली आप 16 इक्वल डिस्टेंस वाली लाइंस में डिवाइड कर दें। वर्टिकली 16 ही उन्होंने क्यों लिया? क्योंकि उनका मानना था कि ऑक्सीजन जीवन का आधार है और इसका आधार भी हमें ऑक्सीजन यानी कि उसके एटॉमिक वेट 16 को ही लिया जाना चाहिए। तो ऐसा करने के बाद उन्होंने जो सिलेंडर का एक्सिस था उससे 45 डिग्री के एंगल पर लाइन खींची, जिसने कि हेलिक्स बनाया जो कि वर्टिकल लाइंस को काटता हुआ जा रहा था। फिर उन्होंने जो एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग लिखना स्टार्ट किया तो उन्होंने पाया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स सेम परपेंडिकुलर लाइन पर आ रहे थे और उनके एटॉमिक मासेस के बीच में तो 16 का डिफरेंस था या 16 के मल्टीपल का डिफरेंस था। हालांकि ये भी बहुत ही लिमिटेड एलिमेंट्स तक ही था, इसलिए इसे भी कुछ समय के बाद रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद 1865 में जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड जो कि इंग्लिश केमिस्ट थे, वो अपना न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव लेकर आए और उन्होंने कहा कि देखिए, जब हम लाइटर एलिमेंट्स मतलब क्या, जिनका एटॉमिक मास कम होता है, उन्हें उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो हर 8वां एलिमेंट जो होता है उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मैच करती है, इसलिए ऑक्टेव वर्ड यूज किया है। और उन्होंने इसको जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं सा रे गा मा पा धा नी, इससे मैच किया। तो इसके बाद क्या होगा, इसी सीक्वेंस में जैसे 8वां जो आएगा सा रे गा मा पा धा नी सा, 8th नंबर पे आ गया। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो इसमें एलिमेंट्स है, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से, और फिर जो 8वां है मतलब जो 8th है उसके बाद फिर से आप ऐसी काउंटिंग लेंगे, फिर प्रॉपर्टी जैसे मैच करती, मतलब हर पहले की प्रॉपर्टी 8वें से मैच कर रही है, उनके बीच में 7 का डिफरेंस आ रहा है मतलब। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम ये थी कि ये सिर्फ एटॉमिक मास 40 तक तो एप्लीकेबल था, उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं था, डाटा मिसमैच करने लग गया। इसके अलावा जब नोबल गैसेस खोजी गई, क्योंकि उस समय तक नोबल गैसेस नहीं खोजी गई थी, जब नोबल गैसेस खोजी गई तो ये पूरी तरह से रिजेक्ट हो गया क्योंकि नोबल गैसेस की प्रॉपर्टी बाकी किसी एलिमेंट से मैच नहीं कर रही थी। इसके बाद आए एक जर्मन केमिस्ट लूथर मेयर, जिन्होंने 1816 में अपनी बात बताई, अपना सिद्धांत दिया। उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया और इसमें उन्होंने क्या नोटिस किया
कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स हैं वो इन कर्व्स में सिमिलर पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो इन सभी कर्व्स के पीक पर अल्कली मेटल है, मतलब जो मोस्ट स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होंगे जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब कर्व की पीक को ऑक्यूपाई कर रहे थे। इसी तरह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थे जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कर्व में असेंडिंग पोजीशन पे थे। असेंडिंग पोजीशन का मतलब क्या है, अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ इन कर्व्स को बनाऊं तो जिस तरह से मेरा हाथ जाएगा, तो जब हेलोजेंस आएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो मेरा हाथ क्या ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग पोजीशन में है, मतलब पीक की तरफ जा रहा है हाथ। ठीक है, ठीक इसी तरह से जो लेस स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स थे जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब का क्या था, ये डिसेंडिंग पोजीशन पे, मतलब पीक से जब आप हाथ को आगे बढ़ाएंगे तो नीचे की तरफ जब लेकर आएंगे तो इनकी वो पोजीशन थी। तो इन्होंने यही ऑब्जर्वेशन की कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक वेट का एक पीरियोडिक फंक्शन है, और ये काफी हद तक इन्होंने बहुत सही आइडिया लगाया था। लेकिन इसके अंदर कुछ कमी थी, उस समय के टाइम के हिसाब से ये काफी मॉडर्न तरीका था और काफी एक्सेप्ट भी किया गया। 1869 में ही एक रशियन केमिस्ट थे दिमित्री मेंडलीव, उन्होंने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल दी। उन्होंने क्या किया, जैसे लूथरमेयर साहब ने बताया कि जो एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी होती है वो एटॉमिक वेट का फंक्शन है, सेम बात उन्होंने भी बोली। वो क्या कर रहे थे कि मेंडलीव साहब ने क्या किया कि ताश के पत्ते लिए और एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो उनकी लिखनी स्टार्ट की। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, टाइम इंटरवल ना बोलूं कि एटॉमिक वेट, फिक्स एटॉमिक वेट इंटरवल के बाद सिमिलर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करने वाले एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। तो वहां से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एलिमेंट्स की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वे एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब अगर उनको एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाए तो एक जैसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होने लगते हैं। उनकी जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल थी वो जर्मन जर्नल में 1872 में पब्लिश की गई थी। उस टाइम तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे और उस टेबल में 6 सीरीज और 8 ग्रुप्स थे। उन्होंने जो वर्टिकल कॉलम थे उन्हें ग्रुप्स बोला था, हॉरिजॉन्टल लाइंस को उन्होंने सीरीज बोला था। रशिया उन्होंने उनको नंबरिंग दी थी 1 2 3 4 इस तरह से 8 तक, और हर एक ग्रुप में उसको 2 हिस्सों में सब डिवाइड कर दिया गया हर एक ग्रुप को। सन 1900 के आसपास जब नोबल गैसेस पाई गई, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड भी पाए गए, तो क्या किया गया, उन्हीं की जो टेबल थी उसमें एक 0 ग्रुप ऐड कर दिया गया जो कि नोबल गैसेस के लिए था, और बॉटम की तरफ 2 सीरीज और ऐड कर दी गई 14 एलिमेंट्स की जो कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को दर्शाती थी। तो अब जो मॉडर्न मेंडलीव टेबल बनी उसमें 9 सीरीज और 7 ग्रुप्स हो गए थे। अब क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काफी रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो उन्होंने एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम तक डिस्कवर हुए, उनके हाइड्राइड्स के फॉर्मूले लिखे और ऑक्साइड्स के फॉर्मूले लिखे, और जिनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले सिमिलर थे उनको उन्होंने सेम ग्रुप में पोजीशन दी। तो अब हुआ क्या कि उन्होंने क्या नोटिस किया कि जिनके ऑक्साइड और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले सेम थे उनकी प्रॉपर्टीज भी काफी हद तक मैच कर रही थी। तो मैं कह सकता हूं, या हम ये कह सकते हैं कि हाइड्राइड और ऑक्साइड्स जो थे किसी भी एलिमेंट्स की, वो भी इसमें एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन का बेस थे। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। सबसे पहला सिग्निफिकेंस जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का था वो ये था कि अब एलिमेंट्स की स्टडी करना थोड़ा सिस्टमैटिक हो चुका था। मतलब अब हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को याद रखने की जरूरत नहीं थी।
अगर आप ग्रुप में आने वाले किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को याद रखते हैं तो उससे उसको फॉलो करने वाले नीचे के सभी एलिमेंट्स जो है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग लगभग सिमिलर होती थी, मतलब क्रैमिंग का काम काफी कम हो गया था। दूसरा क्या था, उन्होंने प्रिडिक्शन किया था पहले ही कुछ नए एलिमेंट्स का, मतलब जो खोजे ही नहीं गए थे उस टाइम तक सिर्फ 63 एलिमेंट्स खोजे गए थे। जब वो अपनी पीरियोडिक टेबल अरेंज कर रहे थे तो उन्होंने उसी समय कुछ खाली गैप्स छोड़ दिए और बताया कि ये एलिमेंट्स अभी मिले नहीं है, जब ये मिलेंगे तो इनकी ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, और उन्होंने उनके नाम भी दिए। जैसे कि गैलियम उस टाइम तक नहीं खोजा गया था, उन्होंने उसके लिए स्पेस छोड़ा और उसको नाम दिया गया इका एल्यूमिनियम। ऐसे जर्मेनियम भी नहीं खोजा गया था और उसके लिए उन्होंने स्पेस छोड़ दिया और उसको नाम दिया इका सिलिकन, कि इनकी जो प्रॉपर्टी है गैलियम की वो एल्यूमिनियम से मैच करेगी, जो जर्मेनियम है उसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मैच करेगी। उन्होंने ये बातें पहले बता दी और समय आने पर जब ये एलिमेंट्स खोजे गए तो इनकी प्रॉपर्टीज वही पाई गई जो कि मेंडलीव साहब ने पहले ही बताई थी। इसके अलावा उन्होंने कुछ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स को भी करेक्ट किया। जब वे एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग और एटॉमिक वेट को भी कंसीडर करके चल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो बेरिलियम है इसका एटॉमिक वेट 13.5 है, जिसके अकॉर्डिंग ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आना चाहिए, जबकि यहां पर कोई स्पेस नहीं था और इन दोनों में से किसी के साथ इसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही थी, और इसकी प्रॉपर्टी जहां पे मैच कर रही थी उसके हिसाब से इसका एटॉमिक वेट नहीं आ रहा था। वो मतलब जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे थे एटॉमिक वेट को उस हिसाब से आ नहीं रहा था। तो उन्होंने कुछ चीजें चेक की, जैसे उन्होंने उनका इक्विवेलेंट वेट चेक किया बेरिलियम का, जो कि ठीक पाया गया 4.5। बाद में पता चला कि इसकी जो वैलेंसी है इसे गलती से 3 काउंट कर लिया गया है, जबकि ये 2 है। और फिर जब 4.5 इंटू 2 किया गया तो पता चला कि कितना एटॉमिक वेट आया 9, और इसके हिसाब से उसे पोजीशन दी गई लिथियम और बोरोन के बीच में, और यहीं पर वो एलिमेंट्स थे जिनके साथ की इनकी प्रॉपर्टी मैच कर रही थी। अब हम बात करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के डिफेक्ट्स की। जैसे कि सबसे पहले डिफेक्ट की बात करें वो है एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ग्रुप फर्स्ट ए में प्लेस दी गई, जबकि इसकी प्रॉपर्टीज ग्रुप 7th ए यानी कि हैलोजन्स के साथ भी मैच करती है। तो इस तरह इसकी पोजीशन जो है वो एनोमलस है, मतलब वो विवादास्पद है। उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई कि इसको फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स के साथ ही क्यों रखा गया है। इसके अलावा एनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट, मतलब कुछ एलिमेंट्स जिनकी पीछे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई और उनको क्या किया गया कि एटॉमिक वेट जिसका ज्यादा है उसको पहले रख दिया गया और कम वाले को बाद में रख दिया गया। जैसे कि आर्गन का एटॉमिक वेट 39.9, क्योंकि पोटेशियम का 39.1 है। तो अगर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो उसके अकॉर्डिंग आर्गन बाद में आना चाहिए जो कि 39.9 एटॉमिक वेट रखता है, और पोटेशियम पहले आना चाहिए जो कि 39.1 एटॉमिक वेट रखता है, जबकि उन्होंने पोटेशियम को बाद में आर्गन को पहले रखा। ऐसे ही कोबाल्ट जिसका एटॉमिक वेट 58.9 है उसे पहले रखा गया, निकल के मुकाबले जिसका एटॉमिक वेट कम है यानी कि 58.7 है। ऐसे ही टेलुरियम जिसका एटॉमिक वेट 127 है उसको पहले रखा गया, और आयोडीन जिसका 126.9 एटॉमिक वेट है उसको बाद में रखा गया, और इसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया। अगली कमी थी आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब क्योंकि जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और आइसोटोप्स का एटॉमिक वेट अलग अलग होता है, जबकि उन सभी को क्या किया गया एक ही ग्रुप में डाल दिया गया। इसके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती हैं उन्हें एक साथ रख दिया गया, और ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी मैच करती है उन्हें अलग अलग रख दिया गया। जैसे कि अल्कली मेटल्स जो ग्रुप फर्स्ट ए है उसे साथ में रख दिया गया कॉइनेज मेटल्स के साथ, जो कॉइन्स बनाने मेटल्स यूज होते हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, जबकि इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक दूसरे से अलग जाती है। ठीक इसी तरह से कॉपर और सिल्वर जिनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक मैच करती है
उन्हें ग्रुप में अलग अलग रख दिया गया और उसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया। जो ग्रुप 8 था, ग्रुप 8 में इन्होंने 3 सब ग्रुप बनाए जिसमें 9 एलिमेंट्स रखे गए और उसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया कि बाकी सब में 2-2 ग्रुप है, इसमें 3 क्यों रखे हैं। तो ये सब जो थी, ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की कमियां थी, जो कि आगे आने पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के द्वारा रिप्लेस कर दी गई। तो आगे हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब आती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बात है 1912 की। एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे मोसले साहब। उन्होंने क्या किया, अलग अलग एलिमेंट लिए, उनके कुछ टुकड़े लिए और उन पर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की और उन टुकड़ों में से जो एक्सरे निकल रही थी उन्होंने उनको मेजर करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने क्या पाया कि ये जो एक्सरे निकल रही है, इनकी फ्रीक्वेंसी का जो स्क्वायर रूट है वो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल है, ना कि एटॉमिक मास के। और वहां से उन्होंने इक्वेशन बनाई, रूट न्यू इज इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस बी, जिसमें कि जेड एटॉमिक नंबर है, ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं। जिसमें से ए क्या बताता है, ए जो आपका एक्सरे ट्रांजिशन हुआ है, इसमें जो एनर्जी लेवल रहा है इससे रिलेटेड रहता है ए, जबकि बी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स, उनके द्वारा जो स्क्रीनिंग इफेक्ट पैदा किया जाता है उससे रिलेटेड रहता है। तो एक्सरे की एक पर्टिकुलर सीरीज के लिए इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो जब इसके लिए ग्राफ प्लॉट किया मोसले साहब ने रूट वी वर्सेस एटॉमिक नंबर का, तो उन्होंने क्या देखा कि एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो वहां से उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी है, उनकी प्रॉपर्टीज की, वो एटॉमिक वेट नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर के साथ ज्यादा अच्छी तरह से कोरिलेट कर रही है। और जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ उन्होंने बनाया वो क्या कहता है कि इट स्टेट दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, नॉट एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट नहीं, एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है कि एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या होगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करने वाले एलिमेंट्स रिपीट होने लगते हैं। और कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या बताया उन्होंने कि क्यों ऐसा होता है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा होता है क्योंकि जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर होती, तो सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण उनकी प्रॉपर्टीज मैच करती है। और इसी बेस पर उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई और जिसको उन्होंने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसमें एस, पी, डी, एफ सब स्मॉल लेटर्स हैं, ये आप ध्यान रखिए, इन्हें कैपिटल लेटर ना बनाए। अब इन्हें एस, पी, डी, एफ क्यों बोला गया, वे एलिमेंट्स जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या मैं कहूं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में भरा गया है, एस सबशेल में आया है, उसे बोल दिया गया एस ब्लॉक। जिसका पी में आया है लास्ट इलेक्ट्रॉन से बोल दिया गया पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जिसका डी में आया है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और जो एफ में आया है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एस, पी, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो सारी की सारी आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किन एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या जनरल प्रॉपर्टीज हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या जनरल प्रॉपर्टीज हैं, और ऐसे ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स